फिल्म की शुरुआत होती है जंग के मैदान से, जहां हर तरफ तबाही है, लोग मर रहे हैं, चारों तरफ आग और धुआं है, हर तरफ गोलियां चल रही हैं। ये कहानी है दूसरे विश्व युद्ध की, जिसमें अमेरिका और जापान आमने सामने थे और इन सब के बीच एक सोल्जर को स्ट्रेचर पे ले जा रहे हैं। इसका नाम डेजमंड है। तभी विश्व युद्ध से कई साल पहले का सीन दिखाते हैं। दो लड़के जंगल के रास्ते घर जा रहे हैं। ये है डेजमंड और उसका भाई हाल। तभी उनके पिता टॉम को दिखाते हैं। टॉम ने पहले विश्व युद्ध में अपने दोस्तों के साथ जंग लड़ी थी, जिसमें वो तो बच गया था पर उसके सभी दोस्त मारे गए थे। वो यहाँ अपने दोस्तों से मिलने आया है। जब टॉम घर आता है तो डेजमंड और हाल लड़ रहे होते हैं, पर वो उनको नहीं रोकता। तभी डेजमंड पत्थर से हाल के सिर पर मार देता है। टॉम हाल को उठाकर घर के अंदर ले जाता है। हाल को बेहोश देख के डेजमंड को बहुत बुरा लगता है। बर्ता उसके पास आती है। डेजमंड कहता है हाल की जान भी जा सकती थी। बर्ता उसे बताती है किसी की भी जान लेना सबसे बड़ा गुनाह है भगवान की नज़र में। उसके बाद हर रोज की तरह टॉम और बर्ता की बहस हो रही थी। हाल और डेजमंड ये सब अपने कमरे से सुन रहे होते हैं। डेजमंड अपनी माँ के पास जाता है और पूछता है कि टॉम उनसे इतनी नफरत क्यों करता है। बर्ता कहती है वो हमसे नफरत नहीं करते, अपने आप से करते हैं। वो कहती है जंग में जाने से पहले वो ऐसे नहीं थे। इसके बाद 15 साल बाद का सीन दिखाते हैं। डेजमंड अब बड़ा हो गया है। वो चर्च में काम कर रहा था। तभी बाहर से कुछ आवाज़ आती है। एक लड़का जो गाड़ी की मरम्मत कर रहा था गाड़ी के नीचे दब जाता है। उसका बहुत खून बह रहा होता है। वो अपनी बेल्ट निकालकर उसके पैर पर बांध देता है और एक गाड़ी में उसे हॉस्पिटल ले जाता है। डॉक्टर उसके पैर को देखकर कहता है अगर डेजमंड ऐसा नहीं करता तो ये लड़का मर जाता। वो वहाँ हॉस्पिटल में नर्सेज और डॉक्टर्स को देखता है जो लोगों की मदद कर रहे थे। तभी उसकी नज़र एक नर्स पर पड़ती है जिसका नाम डॉर्थी है। डेजमंड उसे देखता रह जाता है। वो डॉर्थी के पास जाता है और बस उसे देखता रहता है। डॉर्थी कहती है आर्मी के फिजिकल टेस्ट वहाँ हो रहे हैं, यहाँ सिर्फ ब्लड डोनेट हो रहा है। तभी डॉर्थी पूछती है क्या तुम ठीक हो। डेजमंड कहता है ये मेरा खून नहीं है, पर मुझे मेरी बेल्ट चाहिए, उसके बिना मेरी पैंट नीचे गिर जाएगी। डॉर्थी कहती है तुम्हारी बेल्ट मेरे पास नहीं है, मैं यहाँ से ब्लड ले रही हूँ। पर डेजमंड तो बस उसे देखे ही जा रहा था। इसके बाद वो डेजमंड का ब्लड लेती है। डेजमंड कहता है वो हमेशा से डॉक्टर बनना चाहता था, पर ज़्यादा पढ़ नहीं पाया। अगले दिन डेजमंड तैयार होकर घर से निकलता है। उसकी माँ पूछती है इतना सज धज के कहाँ चल दिए जनाब। डेजमंड कहता है मैं कल किसी से मिला था, उसका नाम डॉर्थी है और वो एक नर्स है, मैं उससे शादी करने वाला हूँ। बर्ता पूछती है क्या उसे पता है इस बारे में। डेजमंड कहता है अभी तक तो नहीं, पर मैं उसे बताने ही जा रहा हूँ। इसके बाद वो सीधा हॉस्पिटल जाता है। डॉर्थी कहती है उसने कल ही ब्लड दिया है, अभी उसका ब्लड नहीं ले सकते। जिस पर डेजमंड कहता है वो अपना ब्लड वापस लेने आया है। डॉर्थी कहती है ऐसा नहीं होता, एक दिन ब्लड दिया और दूसरे दिन वापस ले लिया। डेजमंड कहता है जब से उसने उसका ब्लड लिया है तब से उसका दिल बहुत तेज़ी से धड़क रहा है। इसके बाद दोनों को साथ में एक मूवी देखते हुए दिखाते हैं। डेजमंड मूवी कम और डॉर्थी को ज़्यादा देख रहा था। मूवी खत्म होने के बाद वो डॉर्थी को किस करता है, पर डॉर्थी उसे थप्पड़ मार देती है। वो कहती है तुमने पूछा ही नहीं। डेजमंड कहता है मुझे लगा तुम्हें अच्छा लगेगा। वो कहती है लगता अगर तुम पहले पूछ लेते तो। जिससे अब डेजमंड कंफ्यूज है। भाई सोच रहा है पूछना भी होता है क्या। फिर एक रात डेजमंड अपने परिवार के साथ डिनर कर रहा होता है। तभी हाल आर्मी की यूनिफॉर्म में वहाँ आता है। टॉम नहीं चाहता था कि उसके बेटे आर्मी ज्वाइन करें। वो हाल के इस फैसले से बहुत दुखी होता है। इस सब के बीच डेजमंड और डॉर्थी मिलते रहते हैं और दोनों में नज़दीकियाँ बढ़ती हैं। डॉर्थी डेजमंड के परिवार से भी मिलती है। फिर एक दिन डेजमंड डॉर्थी से कहता है वो आर्मी ज्वाइन कर रहा है। वो कहता है मैं एक मेडिक बनूंगा, मैं लोगों को मारने की बजाय उनकी जान बचाऊंगा। डेजमंड के इस फैसले से वो चौंक जाती है और वहाँ से चली जाती है। डेजमंड उसे रोकता है। डॉर्थी कहती है तो तुम मुझसे शादी करोगे या नहीं। इसके बाद डेजमंड डॉर्थी को शादी के लिए प्रपोज करता है और वो हाँ कर देती है। इसके बाद डेजमंड टॉम के पास जाता है। टॉम कहता है यहाँ उसके सारे दोस्त हैं, वो साथ बड़े हुए थे, साथ में खेलते थे, उन्होंने साथ में ही आर्मी ज्वाइन की थी और अब वो सब यहाँ हैं। मैं अपने बेटों को यहाँ नहीं देखना चाहता। डेजमंड कहता है उसने आर्मी ज्वाइन कर ली है। इसके बाद टॉम कहता है तुम आर्मी के लिए नहीं बने हो, वहाँ वो लोग जाते हैं जो बिना सोचे समझे बस कूद जाते हैं, तुम ऐसे नहीं हो, तुम हर छोटी छोटी चीज़ के लिए भगवान से प्रार्थना करते हो। डेजमंड कहता है अगर मैं नहीं गया तो मैं खुद की नज़रों में गिर जाऊंगा। इसके बाद डेजमंड डॉर्थी को अलविदा कह के निकलता है ट्रेनिंग कैंप के लिए। डॉर्थी जाते जाते उसे बाइबल देती है। ट्रेनिंग कैंप पहुंच के वो देखता है वहाँ एक बंदा नंगा पुलअप्स मार रहा होता है। एक ट्रेनी उसे बताता है इसका नाम हॉलीवुड है। वो डेजमंड को बाकी के लोगों से मिलवाता है। ये जो चाकू से खेल रहे हैं ये स्मिटी और क्रिजिंस्की हैं। तभी वहाँ सार्जेंट हावेल आता है और क्रिजिंस्की गलती से चाकू स्मिटी के पैर पे मार देता है, जिसके बाद सभी एक लाइन में खड़े हो जाते हैं। सार्जेंट हावेल पहले तो स्मिटी और क्रिजिंस्की की क्लास लगाता है, उसके बाद वो सबको बाहर जाने को कहता है। हॉलीवुड को तो वो नंगा ही बाहर दौड़ा देता है। ट्रेनिंग स्टार्ट होती है जिसमें सबसे आगे होते हैं डेजमंड और स्मिटी। स्मिटी डेजमंड से आगे होता है और रस्सी से ऊपर चढ़ते हुए डेजमंड को गिरा देता है, पर इसके बाद भी डेजमंड रेस में उससे आगे निकल जाता है। इसके बाद सार्जेंट हावेल उन्हें राइफल ट्रेनिंग देता है। वो उन्हें गन उठाने को कहता है। सभी अपनी अपनी गन उठा लेते हैं।
हावेल देखता है एक गन अभी भी स्टैंड पे पड़ी है। डेजमंड ने गन नहीं उठाई। हावेल डेजमंड से पूछता है उसने बंदूक क्यों नहीं उठाई, जिस पे डेजमंड कहता है वो गन नहीं उठा सकता। इसके बाद उसे कैप्टन ग्लोवर के पास ले जाते हैं। ग्लोवर पूछता है क्या प्रॉब्लम है गन उठाने में। डेजमंड कहता है मैं मेडिक हूँ और मुझसे कहा गया था कि मुझे गन उठानी नहीं पड़ेगी। कैप्टन ग्लोवर कहता है जब तक तुम मेरी कंपनी में हो मेरे ऑर्डर्स तुम्हें मानने पड़ेंगे। डेजमंड कहता है उसने अपने देश के लिए आर्मी ज्वाइन की है पर वो किसी की जान नहीं ले सकता। वो यहाँ जान बचाने आया है, लेने नहीं। ग्लोवर कहता है तुम गलत जगह आ गए हो क्योंकि जंग में जान लेनी पड़ती है। सार्जेंट हावेल कहता है ये सैटरडे को काम नहीं करेगा क्योंकि उस दिन ये पूजा करता है। ग्लोवर कहता है तुम्हें दिमागी तौर से ठीक ना होने की वजह से फौज से निकाला जाएगा। सार्जेंट हावेल डेजमंड को कंपनी के सामने लाकर कहता है डेजमंड किसी की जान लेने में विश्वास नहीं रखता, तो उससे उम्मीद मत रखना कि जंग में वो तुम्हारी जान बचाएगा। वो कहता है जब तक डेजमंड हमारे साथ यहाँ है तब तक उसका अच्छे से ध्यान रखा जाए। स्मिटी डेजमंड को परेशान करने के लिए उसकी बाइबल ले लेता है और डॉर्थी की फोटो निकालकर सबको दिखाता है। इसके बाद डेजमंड को एक साइकेट्रिस्ट के पास भेजते हैं ताकि उसे दिमागी तौर से अनफिट होने की वजह से फौज से निकाला जा सके। डेजमंड से बात करके डॉक्टर कैप्टन ग्लोवर को बताता है कि डेजमंड पागल नहीं है, वो बाइबल में बिलीव करता है और किसी की जान नहीं लेना चाहता और इस वजह से उसे सेक्शन 8 के अंदर आर्मी से नहीं निकाल सकते। ग्लोवर हावेल से कहता है उसका यहाँ रहना मुश्किल कर दो। इसके बाद हावेल आता है और कहता है तुम में से कोई भी कैंप से बाहर नहीं जाएगा और सबको पूरे गियर के साथ 20 किलोमीटर हाइक पे ले जाता है। ये सब वो डेजमंड को परेशान करने के लिए कर रहा था, जिससे सब डेजमंड पे इसका गुस्सा निकालें और वो परेशान होकर वहाँ से चला जाए। उस रात कुछ लड़के डेजमंड को पीटते हैं। स्मिटी के जागने पर वो सब उसे छोड़ देते हैं। जैसे ही लाइट ऑन होती है तो स्मिटी डेजमंड से पूछता है तुम अभी भी यहाँ हो। अगले दिन जब हावेल आता है वो डेजमंड के बेड को देखकर पूछता है उसके बारे में। तभी वहाँ डेजमंड आता है। उसकी हालत देख के हावेल को उस पर तरस आ जाता है। वो कहता है जिद छोड़ो और चले जाओ यहाँ से, जिस पर डेजमंड कहता है अभी उसे गार्ड ड्यूटी करनी है तो वो नहीं जा सकता। इसके बाद हावेल डेजमंड से पूछता है क्या वो उन लोगों को पहचान सकता है जिन्होंने उसे मारा है, पर डेजमंड कहता है किसने बोला मुझे मारा है, मैं तो ऐसे ही सोता हूँ। इसके बाद सबको कैंप से बाहर जाने के लिए पास दिए जा रहे थे। तभी कर्नल सैंगस्टन वहाँ आता है और डेजमंड को पास देने से मना कर देता है। वो कहता है डेजमंड ने अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट नहीं की है इसलिए उसे पास नहीं मिलेगा। डेजमंड कहता है उसने ट्रेनिंग कंप्लीट की है और आज उसकी शादी है। कर्नल डेजमंड को राइफल ट्रेनिंग कंप्लीट करने को कहता है पर डेजमंड मना कर देता है। इसके बाद दिखाते हैं डॉर्थी वहाँ चर्च में उसका इंतजार कर रही है, पर डेजमंड को यहाँ जेल में डाल दिया था जहाँ उस पर मुकदमा चलेगा। कैप्टन ग्लोवर उससे मिलने आता है। वो कहता है अगर डेजमंड कोर्ट में अपनी गलती मान लेता है तो उसे जेल नहीं होगी और वो घर जा सकता है। इसके बाद डॉर्थी उससे मिलने आती है। वो कहती है बस एक बार गन ही तो उठानी है वरना ये लोग तुम्हें जेल में डाल देंगे, लेकिन डेजमंड कहता है वो ये नहीं कर सकता। डॉर्थी बर्था और टॉम को इस बारे में बताती है। वो कहती है उसे नहीं पता डेजमंड क्या करने वाला है। अगर वो अपनी गलती मान लेता है तो उसे डरपोक कहा जाएगा और ये डेजमंड सह नहीं पाएगा। डेजमंड को जेल में वो रात याद आती है जब टॉम और बर्था की लड़ाई हो रही थी। तभी डेजमंड वहाँ आ जाता है। टॉम के हाथ में एक पिस्टल थी और तभी गोली की आवाज़ से उसकी नींद खुल जाती है। इसके बाद टॉम को दिखाते हैं। वो अपनी आर्मी यूनिफॉर्म में आर्मी बेस पहुँचता है। वहाँ वो ब्रिगेडियर जनरल मुशगॉफ से मिलने आया है। उसने ब्रिगेडियर मुशगॉफ के साथ पहले विश्व युद्ध में फ्रांस में जंग लड़ी थी। वहीं डेजमंड को कोर्ट में पेश किया जाता है जहां उस पर इल्ज़ाम है कि उसने अपने कमांडिंग ऑफिसर के ऑर्डर को मानने से इनकार करा है। तभी टॉम वहाँ आता है। उसके पास ब्रिगेडियर का लिखा एक लेटर है। डेजमंड से पूछते हैं अगर तुम बंदूक को हाथ नहीं लगा सकते तो तुम यहाँ आर्मी में कर क्या रहे हो। वो कहता है वो जंग के समय अपने देश के काम आना चाहता है इसलिए उसने आर्मी ज्वाइन करी है एज अ मेडिक। जंग में मैं बाकी सोल्जर्स के साथ वहीं सबके बीच में रहूंगा जहाँ सबकी जान खतरे में होगी। जहाँ सब लोग जान ले रहे होंगे वहाँ मैं जान बचाऊंगा। तभी टॉम अंदर आ जाता है। टॉम वो लेटर कोर्ट को देता है जिसमें ब्रिगेडियर जनरल ने लिखा होता है अगर कोई कॉन्शियस ऑब्जेक्टर किसी ऑर्डर को मानने से मना कर देता है क्योंकि उसका ज़मीर वो करने की इजाज़त नहीं देता तो उसे फौज के नियम तोड़ना नहीं माना जाएगा। यही उनके संविधान में भी लिखा है और इस केस में डेजमंड के हथियार उठाने के ऑर्डर को ना मानना कोई जुर्म नहीं है। इसके बाद कर्नल सैंगस्टन अपनी कंप्लेन वापस ले लेता है और कोर्ट डेजमंड को बिना हथियार जंग में जाने की इजाज़त देता है। इसके बाद उनकी पूरी यूनिट जंग के लिए निकलती है। रास्ते में उन्हें 96th यूनिट मिलती है जो वापस बेस कैंप जा रही है, या यूं कहें जो भी बचा है 96th यूनिट में। उनके बहुत से सिपाही शहीद हुए थे। ग्लोवर और उसकी यूनिट उनकी हालत देखती है। डेजमंड भी उनके साथ है। ग्लोवर हावेल से कहता है हम यहाँ इन्हीं लोगों की जगह लेने आए हैं। इसके बाद वो वहाँ से आगे बढ़ जाते हैं। वो लोग एक घर में जाते हैं जहाँ 96 यूनिट के कुछ सोल्जर्स उन्हें ज्वाइन करते हैं। एक मेडिक डेजमंड के बारे में पूछता है। वो डेजमंड से कहता है यहाँ बस हम 3 मेडिक हैं। वो कहता है जापानीज घायल सिपाहियों को टारगेट करते हैं। वो डेजमंड को उसका मेडिक मार्क निकालने को कहता है। वो कहता है मेडिक्स को मारने पे उन्होंने इनाम रखा है। इसके बाद ग्लोवर अपनी यूनिट के साथ हैक्सो रिज पे जाता है।
नेवी रिज पे बॉम्बार्डिंग शुरू करती है ताकि उनको ऊपर जाने के लिए कवर मिल सके। एक सोल्जर कहता है इससे कोई नहीं बच सकता। ग्लोवर लेफ्टिनेंट मैनुअल से जापानीज बंकर्स की पोजीशन के बारे में पूछता है। इसके बाद पूरी यूनिट रस्सी के जाल की मदद से ऊपर चढ़ती है। वहाँ हर तरफ धुआं है। वो सब धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। डेस्मंड भी बिना हथियार के सबके साथ आगे बढ़ रहा था। तभी जापानीज उन पर गोलियां चलाने लगते हैं। बहुत से अमेरिकन सोल्जर्स मारे जाते हैं। जापानीज धुएं की आड़ में गोलियां चला रहे थे। तभी स्मिटी एक बॉडी की आड़ में कुछ जापानीज सोल्जर्स को मार देता है और ये देखकर कुछ सिपाही उसके पीछे आगे बढ़ते हैं। तभी एक जापानीज पीछे से आता है पर डेस्मंड उसे पकड़ लेता है और उनकी हाथापाई के बीच स्मिटी उसे गोली मार देता है। डेस्मंड इतनी गोलीबारी के बीच बिना किसी हथियार के आगे बढ़ रहा था। तभी एक धमाके से वो गिर जाता है। स्मिटी पूछता है क्या वो ठीक है? तभी एक सिपाही बॉम्ब से घायल हो जाता है। डेस्मंड उसके पास जाता है और उसकी पट्टी करता है। तभी वो मेडिक आता है और डेस्मंड से कहता है इसे मॉर्फिन दो और आगे बढ़ो, ये कल रात तक नहीं बचेगा। डेस्मंड घायल सिपाही से कहता है मैं कहीं नहीं जाने वाला और तुम वापस घर जाओगे, ये मेरा वादा है। इसके बाद वो उस सिपाही को अपने कंधे पे उठा के वापस लाता है और फिर से गोलियों के बीच चला जाता है। कुछ दूर एक सिपाही घायल जमीन पे पड़ा होता है। डेस्मंड कहता है अगर हम उन्हें नहीं देख सकते तो वो भी हमें नहीं देख सकते, और ऐसा कह के वो उसकी मदद के लिए चला जाता है। यह देखकर स्मिटी भी उसके पीछे जाता है। जैसे ही डेस्मंड उस सिपाही के पास पहुंचता है जापानीज सोल्जर्स आ जाते हैं, पर तभी स्मिटी उन सबको मार देता है। मैनुअल हावेल को बंकर्स दिखाता है। हावेल एक टीम को बंकर के पास भेजता है। वो टीम रॉकेट लॉन्चर से एक बंकर को उड़ा देती है। इन बंकर्स की वजह से अमेरिकन फौज आगे नहीं बढ़ पा रही थी और उनके सिपाही मारे जा रहे थे। तभी दूसरे बंकर से उन पर गोलियां चलने लगती हैं। हावेल और बाकी सिपाही स्मिटी को कवर फायर देते हैं और वो बंकर की तरफ आगे बढ़ता है। ज़मीन पर रेंगते रेंगते स्मिटी बंकर के पास पहुंच जाता है और बॉम्ब बंकर के अंदर फेंक देता है, जिससे बंकर तबाह हो जाता है। हावेल अपनी टीम के साथ आगे बढ़ता है और वो लोग वहाँ मौजूद सभी जापानीज फौजियों को मार देते हैं। जिसको जो मिल रहा था उसी को हथियार बनाकर बस एक दूसरे को मार रहे थे। पर इन सब के बीच भी डेस्मंड लोगों की जान बचा रहा था। वो घायल सिपाहियों को पट्टी कर रहा था, उन्हें सुरक्षित वापस ले जा रहा था। स्मिटी तीसरे और आखिरी बंकर को भी उड़ा देता है। आज का दिन खत्म होता है। कैप्टन ग्लोवर अपने सिपाहियों का हौसला बढ़ाता है। वो कहता है आज रात हम ये पोजीशन संभालेंगे और कल सुबह बाकी के रिज से जापानियों का सफाया कर देंगे। हावेल सबसे कहता है सब ग्रुप्स में रहेंगे और रात को कोई भी अकेला कहीं नहीं जाएगा, चाहे हगने ही क्यों ना जाना हो। तभी हावेल डेस्मंड से कहता है भाई तू कहाँ चल दिया? डेस्मंड कहता है अभी भी काफ़ी लोग घायल हैं। स्मिटी कहता है मैं इसके साथ जाता हूँ। इसके बाद रात को सब छोटे छोटे ग्रुप्स में गड्ढों में छुपे होते हैं। वहीं डेस्मंड और स्मिटी एक घायल सिपाही को वापस लाते हैं। डेस्मंड कहता है क्या आज के लिए इतना काफ़ी है? जिस पे स्मिटी कहता है मेरे लिए तो काफ़ी है। वो दोनों एक गड्ढे में बैठ जाते हैं। स्मिटी डेस्मंड को आराम करने के लिए कहता है। डेस्मंड सपना देखता है कि जापानीज सोल्जर्स ने उन्हें ढूंढ लिया है और उन्होंने उन दोनों को मार दिया। जब वो ये स्मिटी को बताता है तो स्मिटी कहता है राइफल यहीं है, तुम उसे उठा सकते हो। डेस्मंड स्मिटी को बताता है उसका पिता एक शराबी है। वो डेस्मंड और उसके भाई को बिना वजह पीटता था। डेस्मंड कहता है मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फिर एक रात टॉम ने डेस्मंड की माँ को पीटा और डेस्मंड ने बीच में आकर टॉम की गन उससे छीन ली और वो टॉम को मारने वाला था, पर उसकी माँ बीच में आ गई। स्मिटी कहता है पर तुमने उन्हें नहीं मारा। इस पर डेस्मंड कहता है पर मेरे दिल में मैं उन्हें मार चुका था और उस रात मैंने भगवान के सामने कसम खाई कि मैं कभी बंदूक नहीं उठाऊंगा। स्मिटी कहता है भाई अपनी गन तो मैं तुझे नहीं देने वाला, तेरा दिमाग खराब है। अगली सुबह ज़मीन के नीचे से जापानीज सोल्जर्स बाहर आते हैं और हमला कर देते हैं। वो नंबर्स में इतने ज़्यादा था कि एक को मारो तो उसकी जगह 4 ले लेते थे। ग्लोवर और उसकी यूनिट को अपनी जगह से पीछे हटना पड़ता है। दोनों तरफ के सोल्जर्स मारे जा रहे थे, पर ज़्यादा नुकसान अमेरिकन सोल्जर्स का हो रहा था। हावेल ग्लोवर को बताता है कि ये लोग ज़मीन के नीचे से आ रहे हैं। ग्लोवर रेडियो से बेस को कांटेक्ट करता है और उन्हें अपनी पोजीशन बता के आर्टिलरी स्ट्राइक करने को कहता है। हावेल और ग्लोवर अपने आदमियों के साथ पीछे हटते हैं और जापानीज सोल्जर्स उनका पीछा करते हैं और इन सब के बीच हावेल के पैर पर गोली लग जाती है। हॉलीवुड उसे बचाने जाता है और वो भी घायल हो जाता है। तभी स्मिटी को गोली लगती है और उसी वक्त अमेरिकन नेवी रिज पर बॉम्बार्डिंग शुरू कर देती है। तभी डेस्मंड स्मिटी के पास पहुंचता है। वो उसे मॉर्फिन देता है और उसे अपने कंधे पर उठाकर ले जाता है। वो एक सिपाही से स्मिटी को नीचे उतारने के लिए कहता है, पर तब तक स्मिटी मर चुका होता है। सभी अमेरिकन सोल्जर्स नीचे उतर जाते हैं क्योंकि अब वहाँ रिज पर नेवी शिप्स बॉम्ब गिरा रही थी, पर डेस्मंड वहीं स्मिटी के पास रहता है। वो भगवान से पूछता है आखिर क्या चाहते हो तुम मुझसे, क्या पर्पस है मेरा, बताओ मुझे। तभी उसे एक घायल सिपाही की आवाज़ आती है और डेस्मंड को अपना पर्पस मिल जाता है जिसके लिए भगवान ने उसे चुना था। यही उसका बिलीफ था। वो बॉम्ब्स के बीच चला जाता है अपनी ड्यूटी करने। बचे हुए अमेरिकन सोल्जर्स नीचे आते हैं। सभी वहाँ से ट्रक्स में बैठकर बेस कैंप जा रहे हैं।
पहले घायल सिपाहियों को वहाँ से ले जाते हैं। ऊपर बमबारी के बीच डेजमंड घायल अमेरिकन सोल्जर्स को ढूंढ रहा होता है। डेजमंड एक घायल सिपाही को घसीट कर ले जा रहा होता है। रास्ते में उसे एक और सिपाही मिलता है। डेजमंड उसे कहता है तुम्हें लेने में वापस आऊँगा, और वो पहले सिपाही को लेके वहाँ से चला जाता है। डेजमंड की मदद के लिए वहाँ ऊपर कोई नहीं था। अब डेजमंड को उस घायल सिपाही को वहाँ से नीचे उतारना था। वो वहाँ पास में पड़ी रस्सी उठाता है और उस सिपाही को बांधकर उसे धीरे धीरे वहाँ से नीचे उतारने लगता है। नीचे बैठे वो 2 सोल्जर्स उस सिपाही को देख लेते हैं। डेजमंड एक और सिपाही को बचा के नीचे उतारता है। नीचे वो सिपाही उस घायल सोल्जर को गाड़ी में रख रहे होते हैं, तब तक एक और घायल सिपाही नीचे आ रहा होता है। ग्लोवर कर्नल के पास पहुंचता है और उन्हें बम्बार्डिंग रोकने को कहता है। वो कहता है उसके बहुत से सोल्जर्स अभी भी वहीं ऊपर हैं। वहीं डेजमंड ऊपर बमबारी के बीच अपना काम कर रहा था। तभी बमबारी रुक जाती है और डेजमंड कहता है अब हमारे पास कवर नहीं है। उसे पता था अब जापानी सोल्जर्स बाहर आएंगे और बचे हुए अमेरिकन सोल्जर्स को मार देंगे। तभी डेजमंड एक घायल सिपाही को देखता है। कुछ जापानी सोल्जर्स आ जाते हैं और उस सिपाही को मार देते हैं। तभी डेजमंड की नज़र एक और सिपाही पर पड़ती है। जापानी सोल्जर्स भी उन्हीं की तरफ आ रहे थे। डेजमंड उस सिपाही को छिपाकर खुद भी छिप जाता है और जापानी सिपाहियों के वहाँ से जाने के बाद उसे बचाता है। वहीं कर्नल ग्लोवर से कहता है तुम बिना रीइंफोर्समेंट्स के ऊपर नहीं जा सकते, कम से कम 1 दिन लगेगा यहाँ और आदमियों को आने में। जापानीज बचे हुए अमेरिकन को ढूंढ ढूंढ कर मार रहे थे और डेजमंड उनकी जान बचा रहा था। तभी जापानीज सोल्जर्स उसे देख लेते हैं और उस पर गोलियां चलाते हैं। उनसे बचने के लिए वो एक टनल में घुस जाता है। वो वहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहा होता है। टनल के अंदर जापानीज सोल्जर्स भी घूम रहे थे। उनसे बचता बचाता वो एक घायल जापानीज सोल्जर के पास पहुँचता है। डेजमंड उसका दर्द कम करने के लिए उसे मॉर्फिन देता है। फिर रात होने पर डेजमंड टनल से बाहर आता है और फिर से अपने जिंदा साथियों को ढूंढने में लग जाता है। उसे एक सिपाही मिलता है जिसे लग रहा था वो देख नहीं सकता। डेजमंड उसकी आंखों को धोता है जिस पर मिट्टी और कीचड़ लगा था। डेजमंड उसे भी रस्सी की मदद से नीचे उतार देता है। डेजमंड भी अब थक चुका था, पर वो बार बार वापस जाता है और एक सिपाही को वहाँ से बचा कर लाता है। वो पूरी रात ये करता है। हर एक सिपाही को नीचे पहुँचाने के बाद वो भगवान से कहता है बस एक और को बचाने में मेरी मदद करो, बस एक और वापस से अपने साथियों की जान बचाने चला जाता है। वो बार बार गिरता और हर बार खड़ा होकर आगे बढ़ता। उसके हाथों से भी खून निकल रहा था, पर वो अपने साथियों की जान बचाना चाहता था। रात भर वो घायल सिपाहियों को वहाँ से नीचे भेजता रहता है। हर बार बस वो एक ही चीज़ मांगता है भगवान से, सिर्फ एक और भगवान, सिर्फ एक और। वहाँ बेस कैंप में डॉक्टर पूछता है ये लोग आ कहाँ से रहे हैं। एक सिपाही कहता है हैक्सॉ रिज से। वहाँ ऊपर से कोई इन्हें नीचे उतार रहा है। वहाँ रिज के नीचे घायल सिपाहियों को गाड़ियों में डाल के बेस कैंप लाया जा रहा था। पूरी रात घायल सिपाही रिज से नीचे आते रहे। अगले दिन सुबह डेजमंड हावेल और हॉलीवुड के पास पहुँचता है। वो हावेल को मॉर्फिन देता है और हावेल से कहता है थोड़ी देर में आया मैं, और वो हॉलीवुड को वहाँ से ले जाता है। सुबह तक पूरे कैंप में हलचल मच जाती है। जिन सिपाहियों को सब मरा हुआ समझ रहे थे वो सब कैंप में थे। एक सिपाही ग्लोवर को ये सब बताता है। ग्लोवर घायल सिपाहियों के पास जाता है। ग्लोवर पूछता है तुम नीचे कैसे आए। हॉलीवुड कहता है डेजमंड और हावेल वहाँ ऊपर है। ग्लोवर पूछता है हावेल और डेजमंड ने किया ये सब। हॉलीवुड कहता है नहीं, अकेले डेजमंड ने। डेजमंड वापस हावेल के पास जा रहा होता है। तभी एक जापानीज स्नाइपर उस पर गोली चलाता है जो सीधा उसके हेलमेट पे लगती है और वो गिर जाता है। फिर डेजमंड अपना हेलमेट फेंकता है और स्नाइपर गोली चलाता है। उसके बाद डेजमंड आगे बढ़ता है और स्नाइपर एक बार फिर गोली चलाता है, पर इस बार हावेल उसे मार देता है। फिर डेजमंड हावेल के पास आता है। डेजमंड उसके हाथ से राइफल ले लेता है, जिसपे हावेल कहता है टारगेट प्रैक्टिस के लिए थोड़ी देर नहीं हो गई। इसके बाद डेजमंड राइफल को एक ब्लैंकेट से लपेटता है और हावेल को ब्लैंकेट पे बैठने को कहता है। हावेल कहता है भाई मजाक कर रहा है क्या। डेजमंड कहता है नहीं, मैं तुम्हें खींच के ले जाऊंगा। जापानी सोल्जर्स उन्हीं की तरफ आ रहे होते हैं। वो उन पे गोलियां चलाते हैं। हावेल भी उनकी गोलियों का जवाब देता है। रिज के कोने पर पहुंच के वो हावेल को रस्सी से बांधता है और नीचे धक्का दे देता है। जापानी सोल्जर्स उस पर गोलियां चलाते हैं। वहीं हावेल नीचे पहुंच जाता है, जहां वो ग्लोवर से कहता है डेजमंड वहां ऊपर है और उसके पीछे जापानी सोल्जर्स हैं। तभी डेजमंड एक घायल सिपाही के साथ रस्सी से नीचे कूद जाता है और जापानी सोल्जर्स उस पर गोलियां चलाते हैं, पर ग्लोवर और उसकी टीम नीचे से उन्हें मार देती है। डेजमंड सभी सिपाहियों की नज़र में अपने लिए इज्जत देखता है। डेजमंड इतना थक गया था कि वो खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। इसके बाद उसे कैंप लाया जाता है, जहां डॉक्टर टेंट में वो देखता है उन सिपाहियों को जिनकी जान उसने बचाई थी। ग्लोवर डेजमंड के पास आता है और कहता है जब मैंने तुम्हें देखा था तो मैंने सिर्फ एक कमज़ोर लड़के को देखा था। मुझे नहीं पता था तुम कौन हो। तुम अपने देश के लिए बहुत कुछ कर चुके हो और तुमसे कुछ और मांगना अच्छा नहीं लग रहा। लेकिन हम लोग कल वापस वहाँ ऊपर रिज पर जाएंगे और कल तुम्हारा सैबत है। सैबत हफ्ते का वो दिन होता है जिसमें सिर्फ भगवान का नाम लेते हैं। इस दिन और कोई काम नहीं करते। ग्लोवर कहता है सिपाही डेजमंड के बिना ऊपर नहीं जाएंगे। उन्हें डेजमंड के भगवान पर भरोसा है। इसके बाद अगले दिन पूरी कंपनी ऊपर जाने के लिए तैयार होती है। वो बस एक चीज़ का इंतज़ार कर रहे थे,
तभी रेडियो पर कर्नल ग्लोवर से पूछता है, तुम लोग किसका वेट कर रहे हो? ग्लोवर कहता है, प्राइवेट डेजमंड डॉस की प्रेयर खत्म होने का सर। इसके बाद डेजमंड अपनी प्रेयर खत्म करता है और एक बार फिर अमेरिकन आर्मी रिज पर चढ़ती है। एक बार फिर से गोलियां चलने लगती हैं। अमेरिकन्स वहां रिज में मौजूद टनल्स को भी तबाह कर देते हैं, जिसमें कई जापानीज सैनिक मारे जाते हैं। तभी एक टनल से कुछ जापानीज सोल्जर्स निकलते हैं सफ़ेद झंडे के साथ। अमेरिकन सिपाही उन्हें घेर लेते हैं। तभी वो जापानीज सोल्जर्स 2 ग्रेनेड उनकी तरफ फेंकते हैं। डेजमंड एक ग्रेनेड को हाथ से दूर फेंक देता है और एक को पैर से, पर दूसरे ग्रेनेड से वो घायल हो जाता है। उसके साथी उसे स्ट्रेचर पे लेके वहाँ से बाहर आते हैं। ग्लोवर उसे बताता है उन्होंने हैक्सॉ रिज जीत ली है। प्राइवेट डेजमंड डॉस ने हैक्सॉ रिज की लड़ाई में 75 सिपाहियों की जान बचाई थी। ये कहानी थी एक हीरो की, जो कि एक सच्ची घटना पर है। कैसी लगी ये फिल्म आपको कमेंट्स में ज़रूर बताना। मिलते हैं किसी और कहानी के साथ।